नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज नाग पंचमी का दिन है, इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अपने कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और नाग पंचमी आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए भोले बाबा। अब आगे की कहानी सुनिए। अंजलि विनोद के मुंह पर अपना हाथ रखकर, सर प्लीज पुरानी बातें मत याद दिलाइए, सॉरी इतना कहते ही उसकी आंखों में नमी आ जाती है। विनोद उसके चिन्ह को अपने हाथों से ऊपर करके गंभीर स्वर में, फेशियल वाइप्स दो अंजू। अंजलि विनोद को देखकर, सर हम ठीक हैं। विनोद बेचैन होकर, प्लीज अंजू जो बोल रहा हूँ सुन लो बच्चा। अंजू अपने बैग में से फेशियल वाइप्स निकाल विनोद को देती है। विनोद अंजलि के चेहरे को बड़े प्यार से साफ करता है और देखता है कि उसके थप्पड़ मारने की वजह से अंजलि का गाल लाल हो गया है। वह धीरे से अपने होठों को उसके गाल पर रखकर कहता है, सॉरी अंजू। विनोद को छूते ही अंजलि सिहर उठती है। वह विनोद के दोनों हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहती है, सर प्लीज सॉरी मत बोलिए, हमारी गलती थी, आपने कुछ नहीं किया। विनोद उसका चेहरा अपने करीब करके अधीर होकर आगे से कहता है, आगे से ऐसी लापरवाही नहीं करोगी। अंजू मेरी जान निकल रही थी तुम्हें ऐसे देखकर, अब तुम मेरी जान हो और इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अंजलि मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाती है। विनोद अपने हाथों से उसके बालों को सही करके कहता है, नाउ यू फील बेटर। अंजलि कहती है, जी सर। विनोद मुस्कुरा कर कहते हैं, अरे आव्या सर बोलना बंद करो, मेरे अपने मुझे बीनू नाम से बुलाते हैं। अंजलि नजरें नीचे करके कहती है, सर हम नहीं ले सकते आपका नाम। विनोद मुस्कुराते हुए कहता है, फिर तो मुझे बेडरूम में भी ऑफिस की फीलिंग आएगी जब तुम मुझे सर बोलोगी। अंजलि शर्माकर विनोद के गले लग जाती है। विनोद उसको कसकर अपनी आगोश में समेट लेता है। इतने में अंजलि लंबे इंतजार के बाद उसकी लाइफ में यह स्पेशल मोमेंट आया था। दोनों ही जी भरकर इस पल को जी रहे थे। थोड़ी देर बाद विनोद कहता है, अंजू छोड़ो मुझे, चलो नीचे ऑफिस में चलते हैं। पर अंजलि विनोद की सर पकड़ते हुए कहती है, अभी नहीं सर, थोड़ी देर हमारे साथ ऐसे ही रहिए, हमें आपकी बाहों में आज सुकून मिला है। विनोद को देखकर अंजलि नम स्वर में कहती है, आपको पता है सर, उस रात के बाद से जो बेचैनी और तड़प हमारे दिल में महसूस की है, वह भी हम ही जानते हैं। आपका हमें देखना, इग्नोर करना हमारी जान निकाल देता था। आपकी यादों में हम रात भर नहीं सोते थे। हर रोज़ शर्मा कंट्रैक्शन सिर्फ इस उम्मीद से आते थे कि एक बार आपकी आवाज़ सुनने को मिल जाए या आपको देख लें। लेकिन जब आप सबसे बात करते और हमारी तरफ देखते भी नहीं थे, तब हम इतने बेचैन हो जाते थे कि हम आपको इतना बोलते बोलते ही उसका गला रूंधने लगता है। विनोद बेचैन होकर कहता है, इतना प्यार करती थी तो क्यों नहीं बोला बच्चा? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही तकलीफ में थी? अंजू मैंने भी यह 20 दिन तुम्हारे बिना निकाले हैं। जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मेरा दिल तुम्हारा हो गया था। तुम्हारा पहली बार मुझसे टकराना, तुम्हारा वह पहला स्पर्श कब मेरी रूह में समा गया, मुझे खुद भी नहीं पता चला। आज तक किसी ने सिगरेट के लिए नहीं रोका। जब तुमने हक से कहा तो इतनी खुशी हुई कि तुम्हें उसी समय गले लगा लूं। स्टेशन जाते समय निशु की वजह से जब तुम मेरे गले से लगी, सच में ऐसा लगा जैसे मेरे बेचैन रूह को सुकून मिल गया। लेकिन फिर भी तुम नहीं समझी अंजू। विनोद की बातों से एक बार फिर अंजलि की आंखें बरसने लगी। विनोद उसके आंसुओं को पोंछकर अधीर होते हुए कहता है, अब बस करो अंजू, तुम्हें मेरी कसम है, अब तुम्हारी खूबसूरत आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं आएंगे। अंजलि विनोद को कसकर पकड़ते हुए कहती है, सर आप भाई से बात कर लीजिए, हमें जल्द से जल्द आपसे शादी करनी है, अब हम आपको नहीं छोड़ सकते। विनोद मुस्कुरा कर कहता है, मेरी एंग्री बर्ड को मैं आज ही तो अपना लव कॉन्फेंस किया है और आज तुरंत शादी भी करनी है। अंजलि शर्माते हुए कहती है, हाँ सर,
अब हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। विनोद मुस्कुराकर कहता है, चलो अंजू, ऑफिस में बैठकर बातें करते हैं। यहाँ ऐसे इतनी देर अच्छा नहीं लगता। अंजलि बेचैन होकर कहती है, अभी नहीं सर, प्लीज हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बोलकर विनोद के सीने से अपना सर लगाकर विनोद को कसकर पकड़ लेती है। विनोद अंजलि की हरकत पर मुस्कुराते हुए उसने अपनी बाहों में घेरे में लेकर खड़े रहता है। इधर रोशनी और निशांत वहां पहुंच जाते हैं। निशांत रोशनी ऊपर आकर कहते हैं, मीनाक्षी, अंजू विनोद कहाँ हैं? मीनाक्षी कहती है, सर वह ऊपर वाले फ्लोर पर हैं। निशांत कहता है, ओके। इतना कहकर ऊपर जाता है तो दोनों को एक दूसरे की बाहों में खड़े देखकर हैरान हो जाता है। इतने में ही रोशनी आकर दोनों को ऐसे देखती है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। निशांत जैसे ही अपने कदम अंजलि की तरफ बढ़ाता है कि रोशनी निशांत का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे निशांत का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रोशनी की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीब थे। निशांत के स्पर्श से ही रोशनी की धड़कनें बढ़ जाती हैं। निशांत बोलने के लिए जैसे ही अपने लबों को हिलाता है कि रोशनी अपनी नाजुक अंगुलियां उसके होठों पर रख देती है। निशांत अपनी गहरी नज़रों से रोशनी को देखता है। रोशनी की आंखों में बेचैनी देखकर निशांत के हाथों की पकड़ रोशनी की कमर पर और कस जाती है। दोनों को ही उस एक पल अलग खुशनुमा सा एहसास होता है। रोशनी बेचैनी से कहती है, मिस्टर मित्तल, मुझे हर्ट हो रहा है, प्लीज़ छोड़िए मुझे, ऑफिस में जाकर बात करते हैं प्लीज़। निशांत एक नज़र विनोद और अंजलि पर डालकर रोशनी की कमर को अपने हाथों से कसते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, नीचे आइए फास्ट। इतना बोलकर जल्दी से नीचे सीढ़ियां उतर जाता है। निशांत के जाते ही रोशनी एकदम से दीवार का सहारा लेकर अपने हाथों से अपना चेहरा पकड़ते हुए सोचती है, यह क्या था? उसके छूते ही मैं इतनी बेचैन क्यों होने लगी? क्यों इसके पास आने का पर मुझे सुकून क्यों मिलता है? क्यों मेरा दिल इसे हर पल अपने आसपास महसूस करना चाहता है? आखिर क्यों? अपनी आंखों को बंद करके 2 मिनट खड़ी रहती है और मन में सोचती है, नहीं, यह गलत एहसास है। मेरे वह मुझसे छोटा है, मैं यह सब नहीं सोच सकती। अपने आप को नॉर्मल करती है और नीचे सीधे ऑफिस में चली जाती है। यहाँ निशांत ऑफिस में आकर अपनी आंखें बंद कर कुर्सी पर बैठा ऊपर जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था। वो मन में सोचने लगता है, अंजू ने विनोद को प्रपोज कर दिया, मैं खुश हूँ। दोनों के लिए राज भाई की शादी के बाद मैं भाई और पापा से बात करूँगा। अंजू के लिए विनोद से बेहतर कोई नहीं हो सकता। इतना सोचते ही उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर उसका दिमाग रोशनी के साथ उसने ऊपर जो किया उस पर सोचने लग जाता है। वह बेचैन होकर सोचता है, यार मैं ऐसे कैसे किसी लड़की को इतना रफ टच कर सकता हूँ, क्यों किया मैंने? इतने में ही रोशनी अंदर आती है। निशांत की नज़र जैसे ही रोशनी की कमर पर पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रोशनी की कमर पर निशांत की अंगुलियों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे और वो जगह एकदम लाल पड़ी हुई थी। रोशनी ने क्रॉप टॉप और जींस पहन रखा था, जिससे उसकी कमर साफ दिखाई दे रही थी। निशांत रोशनी को उस हालत में देखकर एकदम से खड़ा हो जाता है। रोशनी निशांत को नज़रों का पीछा करती हुई अपनी कमर पर देखती है, जो उसे एहसास होता है कि उसकी कमर पूरी लाल हो गई थी। निशांत रोशनी के पास आता है और अपनी गहरी नज़रों से उसकी कमर को देखता है। रोशनी एक नज़र उठाकर निशांत को देखकर, मिस्टर मित्तल,
प्लीज़ आप अंजलि और विनोद को देखकर गलत मत समझिएगा। मेरी पूरी फैमिली को अंजलि पसंद है, इसलिए डैड के साथ मिलकर मैंने यह प्लान बनाया था जिससे अंजलि अपनी फीलिंग खुलकर बीनू के सामने एक्सप्रेस कर दे सके। और उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया है। सो प्लीज दिस व्हाट आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू एंग्री विद अंजलि एंड विनोद। इतना कहकर रोशनी चुप हो जाती है। निशांत रोशनी के एकदम करीब आता है, जिससे रोशनी अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाती है। रोशनी अटकती हुई कहती है, मिस्टर मित्तल, क्या हुआ? आप यह क्या? निशांत उसी तरह रोशनी को देखता होगा और अपने कदम आगे बढ़ाता है। रोशनी एकदम से जाकर दरवाजे से लग जाती है। निशांत रोशनी को गहरी नज़रों से देखते हुए पास में रखे फ्रिज से ठंडा पानी निकालता है और अपने रुमाल को ठंडे पानी से भिगोकर रोशनी के करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए, सॉरी फॉर व्हाट आई डिड रॉन्ग, इतना कहकर अपने एक हाथ को रोशनी की कमर में डालकर उसको अपने और करीब करके अपने दूसरे हाथ से धीरे धीरे उसकी कमर पर अपना रुमाल रख कर उसे हल्के हाथ से प्रेस करता है। निशांत के ऐसे करने से ही रोशनी की आंखें बंद हो जाती हैं और उसके शरीर में सरसराहट होने लगती है। वह अपने हाथ से निशांत के हाथ को पकड़कर कहती है, मिस्टर मित्तल, प्लीज लीव मी। निशांत उसको अपने और करीब करके सर्द लहजे से कहता है, जो गलत किया उसे सही कर रहा हूँ, इसलिए चुप रहिए और मुझे करने दीजिए। रोशनी को निशांत की सांसें अपने चेहरे और गर्दन पर महसूस हो रही थी। उधर उसकी खुली कमर पर ठंडे पानी के रुमाल के साथ साथ निशांत की अंगुलियों के स्पर्श से उसका पूरा शरीर का कपकपाने लगता है। रुमाल से टपकता हुआ पानी उसकी कमर के जरिए नीचे लुढ़क रहा था। रोशनी निशांत को देखकर नम स्वर में कहती है, मिस्टर मित्तल प्लीज। रोशनी की आंखों की नमी देखकर निशांत बेचैन हो जाता है। वो जल्दी से अपना हाथ उसके कमर से हटा देता है और पीछे मुड़कर अधीर होकर कहता है, रोशनी गलती से हो गया, प्लीज़ मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, ड्रेस चेंज कर लीजिएगा, ऐसे रहना सही नहीं है। मैं गाड़ी में आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी आइए। इतना कहकर अपना मोबाइल और चाबी लेकर बाहर निकलता है। गाड़ी में बैठकर अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए सोचता है, ऐसा क्यों किया मैंने, क्यों इसको इतना हार्ड किया। अपना सर पीछे सीट पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर रोशनी अपनी कमर को टिश्यू से साफ करके विनोद को कॉल लगाती है। विनोद फोन की रिंग सुनकर अंजलि को अपने से अलग करके कहता है, अंजू प्लीज़ फ़ोन उठा लो बच्चा। अंजलि विनोद से अलग होकर उसकी बाहों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और उसके सीने पर सर लगाकर मुस्कुराकर विनोद को देखती है। विनोद उसे अपने एक हाथ से बाहों में लेकर फ़ोन उठाकर कहता है, बोलिए दी। रोशनी शांत स्वर में कहती है, बीनू मैं मिस्टर मित्तल के साथ जा रही हूँ, तो यहाँ अगर कोई काम हो तो देख लेना और अंजलि को भी छोड़ देना। विनोद मुस्कुरा कर कहता है, ओके दी, लेकिन आप ऐसे अचानक, घर सब ठीक तो है? रोशनी कहती है, हाँ सब ठीक है, वो एक दो ज़रूरी काम करके फिर आ जाऊँगी, तुम यहीं रुको। इतना कहकर फ़ोन काट देती है और बाहर आती है। गाड़ी का गेट खोलकर बैठते हुए कहती हैं, चलिए मिस्टर मित्तल। निशांत एक नज़र रोशनी को देखता है और गाड़ी स्टार्ट कर निकल जाता है। विनोद शांत स्वर से कहते हैं, अंजू बहुत देर से खड़ा हुआ हूँ, रात भर फ्लाइट में भी अनकंफर्टेबल रहा, अब थकान हो रही है, नीचे ऑफिस में चलते हैं। अंजलि मुस्कुरा कर कहती है, चलिए सर।
दोनों नीचे ऑफिस में आते हैं। विनोद और अंजलि ऑफिस की हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। टेबल पर पानी की बोतल रखी हुई थी और पूरे फर्श पर पानी पानी हो रहा था। साथ में ही टिश्यू पेपर पड़े हुए थे। विनोद हैरानी से कहता है, यह सब क्या है? किसने किया? अंजलि कहती है, सर रोशनी मैम और निशु के अलावा ऑफिस में कोई नहीं आ सकता। इसका मतलब? विनोद बेचैन होकर रोशनी को कॉल लगाता है। विनोद का कॉल देखकर रोशनी कहती है, हाँ विनू, बोलो क्या हुआ? विनोद कहता है, दी ऑफिस में क्या हुआ? रोशनी हैरानी से कहती है, क्या हुआ मतलब? विनोद कहता है, दी टेबल पर पानी की बोतल गिरी हुई है और पूरा फर्श पानी पानी से भरा पड़ा हुआ। रोशनी हल्की मुस्कान से कहती है, डोंट वेरी, कुछ नहीं हुआ। वो स्टेयर से नीचे उतर रही थी तो रेलिंग के पीस से हाथ में स्क्रैच लग गया। थोड़ी जलन थी, इसलिए ठंडी पानी में रुमाल रख कर लगा रही थी, बाकी कुछ नहीं। जल्दी में थी, तुम प्लीज़ प्यून को बोलकर साफ करवा दो। विनोद मुस्कुरा कर कहता है, ओके, आप जाइए, मैं करवाता हूँ, बाय। विनोद रोशनी को एक नज़र देख कर कहता है, झूठ क्यों बोला आपने? रोशनी कहती है, आप बताइए फिर क्या कहती मैं? रोशनी के सवाल से निशांत झटके से गाड़ी को साइड में रोक देता है और अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग पर मारता है। रोशनी उसका हाथ पकड़कर कहती है, आर यू मैड मिस्टर मित्तल? बच्चों जैसे हरकत क्यों कर रहे हैं? निशांत उसके हाथ को पकड़कर अधीर होते हुए कहता है, आई एम सॉरी। रोशनी हल्की स्माइल के साथ कहती है, मिस्टर मित्तल रिलैक्स करिए। निशांत बेचैन नज़रों से रोशनी को एक बार फिर देखता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद शर्मा निवास के बाहर गाड़ी आकर रुकती है। निशांत गाड़ी साइड में लगाता है। रोशनी निशांत को देखकर कहती है, बाय मिस्टर मित्तल। इतना कहकर गेट ओपन करती है कि निशांत गाड़ी को सेंट्रल लॉक कर देता है। रोशनी हैरानी से निशांत को देखती है। निशांत की गहरी नज़रों की तपिश में रोशनी की सांसें भी अटकने लगती हैं। निशांत अपना हाथ बढ़ाकर रोशनी की कमर पर रख देता है और धीरे धीरे अपने हाथों से उसे सहलाने लगता है। रोशनी की आंखें निशांत की अंगुलियों के स्पर्श से ही बंद हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद निशांत झुककर उसका सीट बेल्ट खोलता है और अपने होठों को उसके कान के पास ले जाकर सर्द लहजे में कहता है, माफ़ कर दीजिएगा मुझे। इतना कहकर रोशनी से अलग होता है और डोर अनलॉक कर देता है। निशांत के अलग होते ही रोशनी अपनी आंखें खोलती है और एक नज़र निशांत को देखकर गेट खोलकर सीधा निकल जाती है। निशांत जाती हुई रोशनी को देखता है और थोड़ी देर बाद गाड़ी स्टार्ट कर अपने ऑफिस चला जाता है। विनोद प्यून को बुलाकर ऑफिस क्लीन करने को कहता है और 2 कॉफ़ी मंगवाता है। दोनों ही वहाँ रखे काउच पर बैठे थे। अंजलि अभी भी विनोद को नहीं छोड़ रही थी। विनोद उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, अंजू अब थोड़ा काम कर लें। अंजलि विनोद को एक नज़र देखती है और अपनी पलकें झुकाकर हाँ कहती है। विनोद अपनी मैकबुक ओपन करता है और अंजलि को कुछ इंटीरियर डिज़ाइन दिखाकर उससे डिस्कस करता है, लेकिन अंजलि विनोद की बाहों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके कंधे से सर टिकाकर विनोद को ही देख रही थी। विनोद स्क्रीन पर काम करते हुए कहता है, अंजू मुझे देखना बंद करो बच्चा, स्क्रीन पर ध्यान दो। अंजलि हल्की नाराज़गी से कहती है, क्या सर प्लीज़ आज तो हमारे लिए काम बंद कर दें। विनोद मुस्कुराकर एक नज़र उसको देखता है। इतने में ही पियून कॉफ़ी रख कर जाता है। दोनों अपना कप उठाकर कॉफ़ी पीते हैं। थोड़ी देर बाद अंजलि विनोद के हाथ से उसका कप लेकर कहता है, बाकी की कॉफ़ी
हम पिएंगे। विनोद गहरी नज़रों से उसको देखता है। जब अंजलि को विनोद की नज़र पर महसूस होती है तो वह एकदम से थोड़ा दूर हटने लगती है। विनोद उसके कंधे को पकड़कर उसको अपनी तरफ करके शांत लहजे में कहता है, इतना प्यार छुपा रखा था अपने दिल में, इतना चाहती हो मुझे, यकीन नहीं होता। अब मुझसे प्रॉमिस करो, कभी मुझे नहीं छोड़कर जाओगे, वरना फिर मैं अकेला हो जाऊंगा। अंजलि विनोद के हाथों को थामकर कहती है, हम आपसे अब दूर नहीं रह सकते। कुछ दिन बाद हमारे फाइनल सेमेस्टर हैं, हमारा एमबीए कंप्लीट हो जाएगा। आप घर पर शादी की बात कर लीजिए ना, हम जल्द से जल्द आपसे शादी करना चाहते हैं। विनोद अंजलि को देखकर गंभीर स्वर में कहता है, अंजू शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा। मेरे घर में सब रेडी भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले दी की शादी हो जाए। अंजलि कहती है, तो आप दी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लेना। दी तो वैसे भी बहुत टैलेंटेड और इंटेलिजेंट है, उन्हें तो कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। शायद दी को कोई पसंद। विनोद शांत स्वर में कहता है, अंजू इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। और हल्की मुस्कान चेहरे पर लिए कहता है, मैं तुम्हें मॉम से मिलाना चाहता हूँ। चलो घर चलते हैं। अंजलि सकपकाते हुए कहती है, नहीं नहीं, हम घर कैसे, मतलब सर प्लीज़, हमें डर लग रहा है, अभी कुछ समय रुक जाइए। विनोद उसके गालों को छूकर कहता है, अंजू डर कैसा बच्चा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मॉम से मिलकर देखो, तुम्हें अपनी सासू माँ के रूप में एक बेस्ट फ्रेंड मिलेगी। सी इज़ वेरी कूल। और हंसते हुए कहता है, अंजू फार्म हाउस से आने के बाद मैं इतना परेशान और बेचैन था। मॉम घर पर नहीं थी, मैं चुपचाप आकर दवाई के नशे में सो गया। मॉम जब एनजीओ से वापस आए और डैड ने उन्हें बताया कि मैं घर पर ही हूँ, तो वह सीधा मेरे रूम में आए और मुझे देखते ही उन्होंने, पता है क्या कहा तुम्हें? अंजलि आंखों के इशारे से पूछती है, क्या कहा? विनोद हंस कर कहता है, उन्होंने मेरा चेहरा देखते ही मुझसे पूछा, कौन है वो जिसके प्यार में मेरा बेटा इतना कमज़ोर हो गया? अंजलि हैरानी से कहती है, सच? विनोद मुस्कुरा कर कहता है, बिल्कुल सच। तुम एक बार मॉम से मिलो तो सही। रुको, मैं मॉम को फ़ोन करता हूँ। विनोद रूही को फ़ोन लगाता है। विनोद का फ़ोन उठाकर रूही कहती हैं, बोलो बेटा। विनोद मुस्कुराकर फ़ोन स्पीकर पर डालकर कहता है, मॉम कहाँ हैं आप? रूही मुस्कुरा कर कहती है, बीनू, उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया न बच्चे। दोनों ही रूही की बात सुनकर एक दूसरे का मुंह देखते हैं। विनोद हैरानी से कहता है, मॉम आपको कैसे? रूही मुस्कुरा कर कहती है, मेरे बेटे की आवाज़ की खनक बता रही है, सही बता। विनोद शांत होकर कहता है, यस मॉम, और वो अभी मेरे पास ही है, आप बात करिए। रूही मुस्कुरा कर कहती है, बेटा मैं उसे अपने सामने बिठा कर बात करूँगी। देखो तो सही कि वह कोहिनूर हीरा कौन है जिसने मेरे बच्चे की रातों की नींद भी हराम कर दी थी। तो उसको कल लंच पर घर लाना, हम सब वहीं मिलेंगे। रूही की बातों से ही अंजलि के गाल गुलाबी हो जाते हैं और वह विनोद के सीने में खुद को छुपा लेती है। विनोद मुस्कुरा कर कहता है, मॉम मैं बात करके फिर आपको शाम को बताता हूँ। ओके बाय, टेक केयर, आता हूँ कहकर फ़ोन रख देता है। विनोद अंजलि का चेहरा अपने हाथों में भर कर कहता है, अभी तो मॉम से मिली भी नहीं हूँ। अभी से इतना शर्माना और शरारत से कहता है, मॉम बहुत ज़्यादा मजाक करती हैं तो तुम तैयार होकर आना, कल तुम्हारी क्लास लगेगी। अंजलि विनोद के सीने पर हल्के हाथों से मार कर कहती है, सर आप हमें अभी से क्यों डरा रहे हैं? थोड़ा रुक कर, सर हम नीशू को कैसे बोलेंगे, मतलब कल लंच के लिए। विनोद उसके गाल पर थपथपा कर कहता है, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं हूँ ना। और थोड़ी देर उसको प्यार से
एक टक देखने के बाद कहता है, अब चलें, तुम्हें घर छोड़ दूं। अंजलि उदासी से कहती है, सर वो। विनोद उसको देखकर शांत लहजे में कहता है, अंजुम मैं रात को फ़ोन करूँगा, प्लीज़ अब चलो। अंजलि उठकर खड़ी होती है और विनोद को देखकर कहती है, चलिए सर। इतना कहकर आगे बढ़ जाती है कि विनोद उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। अंजलि सीधा जाकर विनोद के सीने से टकरा जाती है। विनोद अंजलि का चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर कहता है, तुम्हारे फेस पर उदासी नहीं चाहिए। यदि तुम ऐसे ही जाओगी तो मैं भी बेचैन रहूँगा। प्लीज़ मेरे लिए अपने चेहरे पर मुस्कान लाओ और हर पल इस खूबसूरत चेहरे पर स्माइल चाहिए। अंजलि विनोद को देखकर स्माइल करती है। विनोद उसे अपनी बाहों में भरकर उसके दोनों गालों को चूमते हुए कहता है, लव यू माई एंग्री वर्ड। अंजलि विनोद के स्पर्श से सिहर जाती है। थोड़ी देर दोनों ही एक दूसरे में लिपटे रहते हैं। फिर अंजलि धीरे से विनोद की आंखों में देखती है और एकदम से विनोद का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने करीब करती है और थोड़ा सा ऊंचा होकर विनोद के होठों पर अपने होंठ रख देती है। अंजलि की हरकत से विनोद की आंखें बंद हो जाती हैं और वह उसे कसकर अपने करीब सटा लेता है। विनोद अंजलि के गालों को थपथपाते हुए कहता है, छोड़ो अंजू, मुझे बेसब्र मत करो यार, प्लीज बच्चा। अंजलि विनोद को छोड़कर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है और पीछे मुड़कर खड़ी हो जाती है। विनोद उसे पीछे से ही हक करके सर्द लहजे में कहते हैं, प्लीज बच्चा, दोबारा ऐसा नहीं करना, वरना मैं अपना सब्र खो दूंगा, जो अभी सही नहीं है। अंजलि नम स्वर में कहती है, सॉरी सर, आगे से ध्यान रखेंगे। वो हमाद इतने खुश हैं कि अपनी फीलिंग। विनोद उसको अपनी बाहों में लेकर शरारत से कहता है, इट्स ओके बच्चा, मैं तो पूरा तुम्हारा ही हूँ। शादी के बाद तुम अपने इन सुर्ख लबों से मेरे शरीर के किसी भी हिस्से को छू सकती हो और मैं इनकार नहीं करूँगा, लेकिन अभी कंट्रोल करना पड़ेगा ना। और उसके ईयरलोब के पास जाकर कहता है, क्योंकि यदि मेरा दिल बेसब्र हो गया तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर उसके ईयरलॉब पर अपने होंठ रख देता है। अंजलि विनोद के हाथों को कसकर थामे रहती और थोड़ी देर वैसे ही खड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद कहती है, विनोद चलो, तुम्हें घर छोड़ दूँ। दोनों ऑफिस से बाहर आते हैं और कहते हैं, तुम गाड़ी में बैठो, मैं अभी आया। विनोद मैनेजर को और मीनाक्षी को समझा कर आता है और गाड़ी स्टार्ट कर अंजलि को लेकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद विनोद अंजलि को उसके घर ड्रॉप करता है और वापस अपने ऑफिस आ जाता है। सेजल ने वर्षा और शीतल दोनों को शाम के डिनर के लिए रेडी होने को बोल दिया था। निशु और अंजलि भी घर आ गए थे और अपने अपने कमरे में थे। जहां एक तरफ अंजलि आज बहुत खुश थी, वहीं निशांत आज रोशनी के साथ हुए वाक़ये से बहुत बेचैन था और बार बार उसकी आंखों के सामने वही सब चल रहा था। मित्तल हाउस में आज चारों बड़े पुष्कर गए हुए थे और आज की रात वहीं फार्म हाउस पर रुकने वाले थे। सेजल ने सुबह ही निशांत के साथ मिलकर सब तैयारी कर ली थी। देव पांडे और अहमद से मिलने गया हुआ था। उसने वहां उन दोनों को सारी सिचुएशन बताए और जल्द से जल्द अनीता के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहा। यहाँ राज भी अपनी ड्यूटी पर था। 7 बजे के करीब देव घर आता है। सेजल हॉल में बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। देव आकर उसके पास बैठकर कहता है, सेज, निशु और अंजलि कहाँ हैं? सेजल कहती है, दोनों अपने कमरे में हैं, भैया पहले आ गए थे, अंजू अभी आई है। देव ऊपर देख कर कहता है, इस समय अपने कमरे में कैसे? मैं देख कर आता हूँ। सेजल देव का हाथ पकड़कर कहती है,
अभी आ जाएंगे। हमें तो वैसे भी 9 बजे जाना है। हो सकता है काम ज़्यादा होने के कारण थक गए होंगे। देव शरारत से कहता है, जान, सरप्राइज जानने की घड़ियाँ धीरे धीरे नज़दीक आ रही हैं। सेजल देव के कान के पास जाकर मधोसी से कहती है, सब्र कीजिए पतिदेव, हमने सुना है इंतजार का फल मीठा होता है। देव मुस्कुरा कर कहता है, क्या बात है जान, आज तो लगता है आपने अपने पति की होश उड़ाने का पूरा मूड बना लिया है। सेजल देव की शर्ट पकड़कर अपने करीब करते हुए कहती है, आप आज पूरी तरह से हमारे की प्यार की गिरफ्त में बंधने वाले हैं। पतिदेव तो थोड़ा सा आप भी तैयारी के साथ आइएगा। देव हैरान होकर सेजल को देखता है। उसके गाल और माथे पर हाथ रख कर कहता है, आपकी तबीयत तो सही है ना? सेजल मुस्कुराते हुए देव को देखती है। देव उसके कंधे पकड़कर अपनी तरफ करके कहता है, नॉट बैड जान, यह मेरी ही बीवी है ना? या मैं किसी अप्सरा के साथ स्वर्ग लोक में विचरण कर रहा हूँ? सेजल हंस कर कहती है, पतिदेव आप भूलोक पर ही रहिए। आपकी शकुंतला आज अपने दुष्यंत के होश यही आपके बेडरूम में उड़ाएगी। और शरारत से कहती है, वो क्या है ना, आप हमारे पति को नहीं जानते। वो इतने रोमांटिक है ना कि उनका असर अपनी बीवी पर होने लग गया है। इतना कहते ही देव के होठों के पास हल्के से छूकर किचन में इसने भाग जाती है। देव सेजल की हरकतों को देखकर हैरान हो जाता है और मन में सोचता है, जान इतना चेंज शादी के पहले वाली सेज में और आज जो आप हरकतें कर रही हैं मेरे सामने, आई कांट बिलीव यह आप ही हैं। बट जो भी है, आई लव यू। देव बाबू, आज की रात के लिए तो आपको भी तैयारी के साथ आना पड़ेगा। सोचते ही उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। देव उठकर अपने कमरे में जाता है कि सामने से आते निशांत को देखकर कहता है, क्या हुआ छोटे, आज चेहरे पर 12 क्यों बजी हुई है? निशांत देव को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ भी। हाँ, ऐसा क्या दिखा मेरे चेहरे पर जो आपने कहा? वैसे आपका चेहरा बड़ा लाल हो रहा है, लगता है भाभी से डोज लेकर आ रहे हैं। देव उसके गले में हाथ डालकर कहता है, कुछ ज़्यादा ही दिमाग नहीं दौड़ा रहे हो तुम? तिरछी नज़र से उसे देखते हुए कहता है, वैसे जो डोज अभी अभी सेजल ने दिया है उससे तो लग रहा है आज तुम्हारी भाभी रात भर झटके देने वाली हैं। निशांत शरारत से कहता है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना, शोर बाहर तक नहीं आना चाहिए। दो दो कुंवारे बच्चे रहेंगे आपके आसपास। देव निशांत के सर पर हल्के से मारते हुए कहता है, चुप हो जा बेशरम। अब यह बता, वर्षा और शीतल को लेकर आ जाएगा? मैं अंजू और सेजल के साथ सीधा पहुंच जाऊंगा। निशांत मुस्कुराते हुए कहता है, शीतल को राज भाई के साथ आने का बोलिए ना, इस बहाने दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिल जाएगा। देव हंसते हुए कहता है, बोल तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन राज ड्यूटी से सीधा आएगा, वो उन्हें घर ड्रॉप कर देगा, तुम अंजू को लेकर निकल जाना। निशांत शरारत से कहता है, वाह, मतलब फुल प्लानिंग कर रखी है आपने और आपकी बीवी ने। देव हैरान होकर कहता है, इसका मतलब तुम्हें सब पता है? निशांत एक भौं ऊपर करके कहता है, यस, आपको कोई प्रॉब्लम, यह देवर भाभी का सीक्रेट प्लान है। देव हंसते हुए कहता है, गजब ब्रांडिंग दिखाई जा रही है, भाभी के साथ सब समझ रहा हूँ छोटे। निशांत तिरछी नज़र से देव को देखकर कहता है, क्या समझ आया, बताइए मुझे। देव कहते हैं, छोटे, बहुत जल्द बताऊंगा, अभी आओ, रेडी हो जाओ, मैंने 9 बजे की बुकिंग करवाई है, तुम दोनों को लेकर टाइम से आ जाना। निशांत मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है भाई, आप दोनों रेडी हो जाइए, मैं अंजू को बोलता हूँ। इतना कहकर
अंजलि के रूम में जाता है। अंजलि बालकनी में बैठी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। निशांत अंजलि के पास बैठकर कहता है, अंजू चल रेडी हो जा, भाई भी आ गए हैं। वैसे कैसा रहा तेरा आज ग्रीन वैली का ट्रिप? अंजलि की अंगुलियां एकदम से निशांत के बोलते ही रुक जाती हैं। वह निशांत को देखकर कहती है, क्या मतलब तू ऐसे? निशांत उसके सर पर हल्के से मारते हुए कहता है, अरे मेरा मतलब विनोद को तेरा काम पसंद आया कि नहीं? अंजलि हल्की मुस्कान चेहरे पर लेकर कहती है, बहुत पसंद आया निशु। सर ने आज दूसरे प्रोजेक्ट पर भी डिस्कस किया, लेकिन मैंने बोल दिया अभी मेरे फाइनल सेमेस्टर हैं तो मैं 15 दिन का ब्रेक लूँगी, उसके बाद देखेंगे। निशांत कहता है, सही किया तूने। चल अब बंद कर। तुझे एक बात बताऊं, आज मैंने और भाभी ने भाई के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। निशांत अंजलि को अपना सारा प्लान बताता है। अंजलि चहकते हुए कहती है, वाह मज़ा आ गया यार, कितना रोमांटिक होगा ना सब। निशांत कहता है, बस बस ज़्यादा सपने में मत उड़ो। उसको गहरी नज़रों से देखकर तू भी ढूंढ ले कोई, फिर तुम दोनों के लिए भी ऐसे सरप्राइज रोमांटिक नाइट में अरेंज करूँगा। निशांत की बातें सुनकर अंजलि को विनोद की याद आ जाती है और वह शर्मा कर कहती है, धत पागल, कुछ भी बोलता है ना, जल्दी तैयार हो जा। दोनों तैयार होने चले जाते हैं। देव रेडी होकर नीचे आता है। कृष्णा और दीवान जी से बात करता है। ऊपर सेजल अंदर से रूम लॉक करती है और अलमारी खोलकर अपनी अलमारी से रेड नेट की साड़ी डीप नेक और स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहनती है। बालों को स्ट्रेट करके छोड़ देती है। मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ी, कुल मिलाकर बहुत ही सुंदर लग रही थी। सेजल रेडी होकर निशांत के पास आकर कहती है, भैया यह लीजिए घर की चाबियाँ, सब टाइम से रेडी हो जाएगा ना? निशांत कहता है, भाभी आप बेफिक्र रहिए, मैंने आदि को सब बता दिया है, वह रेडी है, बस आप निकलो। मैं भी निकल रहा हूँ, पूरी टीम बाहर खड़ी है। सेजल कहती है, थैंक यू भैया, हम अंजू को लेकर चलते हैं। अंजू रेडी होकर देव के पास आती है। अंजू को देखकर देव कहता है, यार यह सेजल कहाँ रह गई? अंजू सामने इशारा करके कहती है, भाई वहाँ देखिए। देव सेजल को देखकर हैरान हो जाता है। सेजल देव के पास आकर खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाकर कहती है, देव कहाँ खो गए आप? देव मधोसी से कहता है, सेज यू आर सो हॉट एंड सिजलिंग इन दिस कलर। अंजलि खांसते हुए कहती है, भाई आप भाभी के साथ कैरी ऑन करिए, मैं बाहर आपका वेट कर रही हूँ। देव अंजलि का हाथ पकड़कर कहता है, रुक जा शैतान, साथ चलेंगे। और सेजल का हाथ पकड़कर कहता है, आइए जान। तीनों गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं। देव के जाते ही आदि अपनी रूम डेकोरेशन की टीम के साथ अंदर आता है। निशांत सेजल के अनुसार टीम को गाइड करके रमेश को बोलकर निकल जाता है। निशांत महेश्वरी भवन पहुंचता है। शीतल रेडी थी। उसने वाइट चिकन का स्ट्रेट कुर्ता मजेंटा प्लाजो के साथ कैरी किया था। गले में वाइट और मजेंटा कलर का लहरिए का दुपट्टा डाल रखा था। बालों की लंबी चोटी और मेकअप के नाम पर बड़ी बड़ी आँखों में गहरा काजल और अपना फेवरेट लिप ग्लास। निशांत अंदर आकर सुमन और शेखर को प्रणाम कर शीतल के साथ निकल जाता है। निशांत कहता है, शीतल वर्षा का घर बताइए। शीतल कहती है, निशु वर्षा आंटी के साथ बाहर जरूरी काम से गई है। निशांत कहता है, ओके। गाड़ी की स्पीड तेज कर देता है। सेजल अंजू देव के साथ टाइम से पहुंच गए थे। थोड़ी देर बाद निशांत शीतल के साथ आ जाता है। देव राज को फ़ोन करता है। राज ब्लूटूथ कनेक्ट कर कहता है, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। देव फ़ोन रख कर कहता है, शीतल वर्षा क्यों नहीं आई? शीतल कहती है,
जीजू वो आंटी के साथ जरूरी काम से बाहर गई है। देव मुस्कुरा कर कहता है, ओके। इतने में ही राज आता है। शीतल राज को देखकर हैरानी से देव की ओर देखती है। देव मुस्कुराते हुए शीतल से कहते हैं, ऐसे क्या देख रही हो? राज को नहीं बुलाना था क्या? शीतल अचकाते हुए कहती है, नहीं नहीं जीजू, वो हमें नहीं पता था कि यह भी आने वाले हैं। सेजल हंसते हुए कहती है, अब पता चल गया ना। देखिए देव, इसका चेहरा राज भैया को देखकर कैसा खिल गया है। देव सेजल को शरारत भरी निगाहों से देखता है। सेजल देव की गहरी नज़रों में शरारत को देखकर मुस्कुराते हुए शीतल और अंजू के पास चली जाती है। राज आकर देव के गले मिलकर सेजल से मिलता है। अंजलि आकर राज को गले लगाकर कहती है, कांग्रेस भाई, बहुत प्यारी भाभी पसंद की है आपने। राज शीतल को देखकर कहता है। कहानी का पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को अगर कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं। धन्यवाद।